नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आजकल भारत में मुफ्त में ज्ञान देने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएं तो कंसल्टेंसी सर्विसेज मिलती है। भारत में भी उसका चलन है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां बड़े बड़े लोग बिना कोई खर्चा लिए, बिना कोई खर्ची लिए मुफ्त में ज्ञान देते रहते हैं। और मुफ्त में ज्ञान देने की प्रक्रिया वो गांव, कस्बों, नुक्कड़ पर, चौक चौराहों पर, चाय, पान, ऑमलेट की दुकानों पर तो चलती ही रहती है। ये दरअसल बड़े बड़े कॉरपोरेट के बड़े बड़े मालिक भी करते रहते हैं। अब एक कॉरपोरेट के बॉस तो ऐसे हैं, बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं, और इतनी बातें करेंगे, इतने तरह की बातें करेंगे, ऐसे लगेगा जैसे कोई नए बाबा अवतरित हो गए हो। बाबाओं के जमाने में कॉरपोरेट बाबा की तरह वो ज्ञान देते हैं कि देश कैसे पिछड़ गया। उनको उस पर भी आपत्ति है कि 1985-86 में राजीव गांधी ने क्यों 6 दिन की नौकरी को, 6 दिन के वीकडे को घटाकर 5 दिन कर दिया था। 2 डे वीक ऑफ क्यों कर दिया था, यानी सैटरडे संडे, शनिवार रविवार की छुट्टी क्यों कर दी थी। उनका मानना है कि इसी से भारत पिछड़ गया। जैसे 1985 के पहले भारत सीधे सीधे दुनिया के विकसित देशों में शुमार था। हालिया बयान उनका और आया कि 16-16 घंटे लोग काम करें। देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो 16-16 घंटे तक लोग काम करें। 16 घंटे काम करने की बात जब वो करते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई इस देश को सबसे आगे लेकर पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनाने का ठेका नरेंद्र मोदी ने उन्हें ही दे दिया है। और विश्व गुरु बनाने के लिए अपने यहां जो संस्थान है उसमें रिक्रूटमेंट कैसे वो करते हैं, वो आप लोग सभी जानते हैं कि किस तरह से इस देश में कॉर्पोरेट के अंदर रिक्रूटमेंट बहाली होती है। खैर, 16 घंटे काम करने की बात जब वो करते हैं तो वो सीन याद आता है जब आप चले जाइए पुणे में, बेंगलोर में, गुड़गांव में, या सुबह शाम दिल्ली से नोएडा की तरफ या गुड़गांव की तरफ आने वाली मेट्रो में चढ़ जाइए। हिंजेवाड़ी इलाका पुणे का है, चले जाइए। हैदराबाद चले जाइए, जो सॉफ्टवेयर हब है। वहां आप देखिए, पीठ पर लैपटॉप का झोला लाद करके जवानी में ही कुबड़ निकालकर चलने वाले नौजवानों की जो तादाद दिखेगी, उनमें इन महोदय का भी योगदान है कि सैलरी 8 घंटे की देते हैं, लेकिन जरा उन नौजवानों से पूछिए कि क्या उन्हें 14-15 घंटे से पहले दफ्तर से छुट्टी मिलती है। लेकिन ज्ञान लंबी लंबी फेंकेंगे, और इसी ज्ञान फेंकने की प्रक्रिया के दरमियान एक और बात उन्होंने कह दी है, और वो बात दरअसल ये कही है कि भारत में अब आईएएस आईपीएस परीक्षा प्रणाली से नहीं बल्कि बिजनेस स्कूलों से चुने जाए। अब जब उन्होंने कहा कि स्कूलों से, बिजनेस स्कूलों से आईएएस आईपीएस चुने जाए, तो मुझे वो चोटी वाले प्राणी याद आ रहे थे। अपने कॉलेज के दिनों में मुझे भी घर वालों ने दबाव डाला था। मैं व्यक्तिगत उदाहरण आपको देता हूं। घर वालों ने दबाव डाला था कि वो चोटी वाले प्राणी जिनका जैकेट ऐड 2-2, 3-3 पन्ने पर आता है, चश्मा लगाते हैं, चोटी बांधते हैं, उनके बिजनेस स्कूल में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट होता है उसी में एडमिशन ले लेने के लिए। मैंने कहा ना बाबा ना, मेरे बस का ये नहीं है। तो ऐसे ही स्कूलों से चुनकर आईएएस आईपीएस लाए जाए, वहीं से निकाल करके सीधे लोगों को डीएम एसपी बना दिया जाए, कलेक्टर साहब, पुलिस कप्तान, सब उन्हें बना दिया जाए। ये उनका नया सुझाव है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के सुझाव देने वाले ये महापुरुष कौन है। ये इतने बड़े महापुरुष हैं, ये इतने बड़े महापुरुष हैं, इतने बड़े महापुरुष, जिनके दामाद कुछ महीनों पहले तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूं इंफोसिस के चेयरमैन, इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की। नारायण मूर्ति की बातें आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सच में जैसे आपने देखा होगा धार्मिक सीरियल में नारायण नारायण करते हुए लोग आते हैं, उसी तरह वो आते हैं, उसी तरह के बयान देते हैं। और इस देश की तरक्की के लिए ऐसा लगता है उनसे ज्यादा चिंतित और उनसे ज्यादा नैतिक आदमी वाकई कोई नहीं है। लेकिन क्या वाकई वो चिंतित है? क्या वाकई वो इतने नैतिक हैं? दरअसल उनके बारे में अगर आप पुराने आर्काइव को सर्च करेंगे तो कबूतरबाजी में उनकी कंपनी फंस चुकी है। जी हां, इमिग्रेशन प्रोसेस को
कि उसकी धज्जियां उड़ाते हुए वीजा दिलाने के मामले में उनकी कंपनी के ऊपर वर्ष 2013 में $34 मिलियन का जुर्माना अमेरिकी अधिकारियों ने ठोका था और वो जुर्माना भरा गया था। तो 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, इस तरह की कहावत को चरितार्थ करने वाले जनाब इस देश के नौजवानों को पीठ पर लैपटॉप लदवा करके मेट्रो में और गाड़ियों में घूमने पर मजबूर करने से उनका मन नहीं भरता, तो अब कह रहे हैं 16 घंटे की नौकरी करें। वो 16 घंटे की नौकरी करें और उसके बाद खाना कब खाएंगे, नहाएंगे कब, घर के बाकी काम कब करेंगे, सोएंगे कब, ये वही जनाब बताएंगे। बिजनेस स्कूलों से निकाल करके सीधे IAS IPS वही जनाब बनवाते हैं, लेकिन खुद कबूतरबाजी में उनकी कंपनी जुर्माना, भारी भरकम जुर्माना भोग चुकी है। अब इस तरह की परिस्थितियों के लिए क्या कहा जाए? सबसे ज्यादा आजकल इथिकल और नैतिक बातें करने वाले लोग कौन से लोग हैं? तमाम तरह के लोग आपको मिलेंगे। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो तमाम नैतिकता की बातें करेंगे। पुराने वीडियो आप उठा कर देखेंगे तो दिखाई देगा कि वो आधार का विरोध कर रहे थे, मनमोहन सिंह सरकार पर सीधे सीधे आक्षेप कर रहे थे कि आधार गैर जरूरी है, लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। लेकिन जब अपने हाथ में बाजी आई, अपने हाथ में लगाम आई, तो देखिए आधार को लेकर कि बिना आधार के कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं बिना आधार के कहीं कोई कानून ना बन जाए कि कोई सांस भी ना ले पाए। और उसके आगे देखे मशीन से वोटिंग की जगह वो जनाब ये भी कहते हुए दिखाई दिए हैं, ऐसे लोग भी हैं इस देश में जो बैलेट पेपर की वकालत करते थे, लेकिन अपने हाथ में आया तो मशीनों के सबसे बड़े रक्षक बनकर खड़े हो गए। मशीनों पर कोई बोलेगा तो टुकड़े टुकड़े गैंग और खान मार्केट गैंग हो जाएगा, पता नहीं जो नई नई शब्दावली है उसमें आ जाएगा। इसी तरह की कैटेगरी में नारायण मूर्ति साहब दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था जब इनके दामाद को इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया, हम लोग को भी खुशी हुई कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति उस देश का प्रधानमंत्री बना है जिस देश ने 200 सालों पर, जहां के लोगों ने 200 सालों तक हमारे हिंदुस्तान को, इस भारत को अपना उपनिवेश बनाकर रखा। लेकिन उसके बाद वो भी कोई बहुत सफल प्रधानमंत्री साबित नहीं हुए, जैसे आए वैसे रुखसत हो गए। क्योंकि वहां लोकतंत्र मजबूत है, वहां उस ग्लैमर के साथ लोग नहीं जानते जाते कि किसके दामाद है, किस उद्योगपति से इनकी नजदीकियां हैं, किस उद्योगपति के साथ इनके रिश्ते हैं, उस पर लोग नहीं जाते। ये हमारे देश में होता है कि किस उद्योगपति के साथ किस नेता के कितने गहरे रिश्ते हैं, उसको दिखा करके इस देश के वोटर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है। लेकिन नारायण मूर्ति साहब कबूतरबाजी में उनकी कंपनी जुर्माना भोगे, वीजा कानूनों से छेड़छाड़, उसको धत्ता बताते हुए, अवैध तरीके से इमिग्रेशन प्रोसेस को ही धत्ता बनाते हुए फिर उसके बाद कबूतरबाजी की प्रक्रिया में हिस्सेदार नजर आए, तो एक तरफ कबूतरबाजी और दूसरी तरफ 16-16 घंटे काम कराने वाली शोषाबाजी, ये दोनों एक साथ नहीं चलती हैं। लेकिन ये दोनों एक साथ चला रहे थे जनाब। अब जो लोग इनकी कंपनियों में काम करते हैं उन्हें बखूबी पता है कि ये जनाब किस तरह के से काम लेते हैं और क्या वाकई उनसे 16 घंटे काम तो नहीं लेते हैं। इतनी लंबी लंबी बातें, ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए यही आदमी चिंतित है। एक जमाने में इन जनाब का नाम इस देश के राष्ट्रपति के तौर पर भी चल रहा था कि क्या इन्हें राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। आज बहुत राहत होती है कि ये जनाब यदि राष्ट्रपति बने होते, पता नहीं राष्ट्रपति भवन के अंदर के कर्मचारियों से ही 16-16 घंटे काम लेकर उनका कचूमर निकाल चुके होते। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये एक ऐसा देश है जहां हर तरह के विचारों का स्वागत किया जाता है, किया भी जाना चाहिए। लोकतंत्र इसी का नाम है। लेकिन विचार देने के पहले जरा अपने आचार कैसे रहे हैं, या उस आचार को अचार बनाकर खा गए हैं ऐसे लोग और फिर विचार देने आते हैं, यह जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आजकल इस देश में नई प्रवृत्ति एक विकसित हुई है कि सफलता का आकलन किसी के प्रवचन से किया जाता है। आप देखें, बाबाओं की एक पूरी जमात खड़ी हो गई है
तमाम तरह के बाबा नजर आएंगे, लोटा बाबा, बाल्टी बाबा सब नजर आएंगे। लेकिन इन बाबाओं की जमात के बीच, अब तो कुछ लोग फकीर होने का भी दावा करते हैं, खैर, लेकिन बाबाओं की जमात के बीच कॉरपोरेट बाबा भी खड़े हो गए हैं। और कब कॉरपोरेट बाबा जो खड़े हो गए हैं, उसके बाद लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को उनकी बात जरूर सुननी चाहिए और बिजनेस स्कूलों से सीधे एक बस, बढ़िया सा बस हायर करके, अशोक लेलैंड की बस हो या टाटा की बस हो, सीधे किसी बिजनेस स्कूल से स्टूडेंट को उठाए। दुनिया भर के नोएडा में खुले हुए हैं, गुड़गांव में खुले हुए हैं, दिल्ली में खुले हुए हैं। यहीं से 2-4 बस खड़ी करके सीधे यहां से कुछ लोगों को उठा करके बैठा करके कि चलो भाई जल्दी चलो, बैठो, चलो सीधे मसूरी। और मसूरी में ले जाके ऐसे नौजवानों को उठा करके वहां पर ले जाकर के पटक देना चाहिए। पटक देना चाहिए मतलब रख देना चाहिए। ठीक इसी तरह से हैदराबाद में पुलिस एकेडमी है, जहां आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे बिजनेस स्कूल उस इलाके में है। वहां से भी बस या टेम्पो में भर भर करे, नहीं हो तो बोरे में भर कहीं ले जाना चाहिए। सबको पकड़ के ले जाके जितने आईपीएस की जरूरत है सीधे भर्ती कर देना चाहिए, इन जनाब के सुझाव को मानकर, नारायण मूर्ति साहब के। ठीक इसी तरह से आईआरएस की जरूरत है। कस्टम एक्साइज वाले जो लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग फरीदाबाद में होती है। इनकम टैक्स वालों की ट्रेनिंग नागपुर में होती है। अब नागपुर के आसपास कितने बिजनेस स्कूल हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वहां भी भर्ती लायक तो लड़के मिल ही जाएंगे। तो इस तरह के लड़के को वहां से उठा के वहीं भर्ती कर दिया। कितना अच्छा आइडिया दिया। एग्जाम लेना, पेपर लीक का झंझट अलग रहता है कि एग्जाम होगा तो पेपर लीक का खतरा बना रहेगा। एग्जाम लेना, पीटी लेना, मेंस लेना, फिर उसके बाद इंटरव्यू लेना, फिर एक रिगरस प्रोसेस के बाद 1 साल के बाद रिजल्ट निकालना, फिर अगले साल फॉर्म भरवाना। इन सब झंझट से अच्छा है कि किसी पेट्रोल पंप पर 2 बस लगाकर हर जगह से उठाकर ले जाकर लोगों को भर देना। इतना अच्छा सुझाव, खर्चा बचाने वाला इन्होंने दिया। 16-18 घंटे काम कराने का जो सुझाव दिया वो भी बड़ा अच्छा सुझाव है, क्योंकि 16-18 घंटे काम नहीं करेगा तो बिहार के एक मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, जो अपने कार्यकाल में कहते थे, मुख्यमंत्री रहते हुए वो कहते थे, अपने इंटरव्यू में कहते थे कि मेहनत मजदूरी करके जब मजदूर आदमी आता है तो 2 पैग पी करके वो सो जाता है तो कोई गलत काम नहीं करता है, क्योंकि उसको बहुत बदन दर्द करता है, बहुत शरीर दर्द करता है। तो बिल्कुल मांझी जी की तरह का सुझाव, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हीं की तरह का सुझाव नारायण मूर्ति साहब ने दिया है कि 16-18 घंटे काम करके आएगा तब तो उसका देह हाथ सब दर्द करेगा, तो 2 पैग लगा करके वो जा करके सो सकता है। बकौल मांझी जी, क्योंकि वो भी मजदूर हो गया 16-18 घंटे। मजदूर भी 16-18 घंटे काम नहीं करते, लेबर लॉ भी अलाउ नहीं करता। लेकिन कल्पना कीजिए, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में जहां 2 पैग लगाने पर पाबंदी है, वहां पर अगर नारायण मूर्ति साहब का कोई सेंटर खुल जाए, कोई आईटी सेंटर, कोई इंफोसिस का टावर खड़ा हो जाए, वहां पर 16 घंटे जो काम करेगा वो तो 2 पैग लगाएगा तो अगले दिन काम करने आएगा ही नहीं, क्योंकि जब वो 2 पैग लगाएगा हिलते डुलते घर पहुंचेगा, फिर उसके पीछे बिहार पुलिस या गुजरात पुलिस पहुंच के उसको जेल लेकर चली जाएगी। बड़ा विचित्र सुझाव है नारायण मूर्ति साहब का। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहूंगा कि इस तरह के सुझाव देने वाले लोग सबसे पहले अपने गिरेबान में नहीं झांकते, जिनकी कंपनी को वीजा नियमों के साथ अनियमितता के आरोप में, सरल शब्दों में कहें तो कबूतरबाजी के आरोप में $34 मिलियन का जुर्माना हो चुका है, वो लोग इस तरह की बातें करें तो वाकई अमृत काल तो देश में चल ही रहा है। और इस अमृत काल का विष पीने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जो नारायण मूर्ति साहब की परिभाषा है, उनके शब्दों को अगर हम यथार्थ में कल्पना करके सोचें तो सॉफ्टवेयर मजदूर, क्या दुर्दशा होगी उनकी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।